हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सीएससी मैट्रिक्स के चैनल पे, जो कि आपकी होगी थीमेटिक डिस्कशन ऑफ पॉलिटी। अब एग्जैक्टली कैसे क्या होगा वो मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहीं से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पॉलिटी की अगर मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंस बताऊँ तो हर साल आपके पॉलिटी में 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी इजी लेवल के होते हैं। लेकिन क्या होता है ना, इसमें बच्चे गलती करके आ जाते हैं और फिर उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। रीज़न क्या है? क्योंकि आपने मनी बिल जैसे क्वेश्चन में गलती कर दी, आपने इमरजेंसी जैसे क्वेश्चन में गलती कर दी। तो इस सीरीज़ का जो बेसिक पर्पज़ है ना, वो यही है कि एटलीस्ट आप लोग बेसिक मिस्टेक ना करो। अब ये जो बेसिक मिस्टेक्स है ना, ये आप लोग करते कैसे हो, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, ताकि मैं एग्जैक्टली आप लोगों की हेल्प भी कर सकूँ उसी वे में। सबसे पहला, अब क्या है ना, सारी चीज़ें पढ़ने के चक्कर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, उसको इग्नोर कर देते हो। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि आप लोग ना, मतलब कि जैसे जब बहुत सारे मॉक लगाते हो ना, तो मॉक के माइंडसेट से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हो, जो कि यूपीएससी में अप्लाई नहीं होता। राइट, तो इस वाली सीरीज में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके, जैसे पहली बार ये वाली जो क्लास है, इसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इससे रिलेटेड चीज़ें। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें यूनियन टेरिटरी एंड सोल। अब मैं सिर्फ वही वाले टॉपिक लूंगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डिस्कशन। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को देना पसंद करूंगा। सबसे पहले तो आप लोग ना ये टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हो, सीएससी मैट्रिक्स ऑफिशियल। आप लोग तुरंत कमेंट करने लग जाते हो, सर पीडीएफ मिलेगी आपको। आप चैनल तो ज्वाइन कीजिए सबसे पहले। दूसरी चीज़, एक हम लोग लास्ट प्रोग्राम है बेसिकली 2025 के लिए, स्प्रिंट 75। इसमें जो 75 है ना, इसका एग्जैक्ट मतलब ये है कि 75 डेज में पूरे यूपीएससी सिलेबस का ब्रेकडाउन करके, मतलब कि माइक्रो सिलेबस में कि आपको आज ये चीज़ पढ़नी है, आज ये चीज़ पढ़नी है, तो उस वे में 75 डे में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग अभी कन्फ्यूज़न में होगे कि यार पहले किसको प्रायोरिटाइज़ करें, किसको ना प्रायोरिटाइज़ करें। अगर हो ना, तो वेट मत करो, आउटसोर्स कर दो। ट्रस्ट मी, अटेम्प्ट काफ़ी ज़रूरी होता है, समझ रहे हो। और ये आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि अटेम्प्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें, इस वाले प्रोग्राम में जो स्प्रिंट 75 है, इसमें पूरा आपको कंप्लीट प्रीलिम्स 2025 से मेंटरशिप भी दी जा रही है, पीवाईक्यू एनालिसिस भी दिया जा रहा है, थीमेटिक क्विक रिवीजन भी दी जा रही है, करंट अफेयर भी। ओके, और सीसेट के जो पैसेज एनालिसिस है वो कैसे क्या करने होते हैं, क्योंकि सीसेट भी काफ़ी बड़ा एक तरह से अब गेम चेंजर बन रहा है। 2023 में जो यूपीएससी कट ऑफ है वो कितनी गई थी? 75। रीज़न क्या था? बिकॉज ऑफ सीसेट। लेकिन 2024 में वही कट ऑफ आप लोगों ने देखा होगा, जिनके 95 के अराउंड भी आ रहे थे वो भी फेल हो गए, कुछ तो ऐसे करे थे। राइट, खैर वो तो यूपीएससी बताएगा क्या कट ऑफ रही है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे कट ऑफ बढ़ी। रीज़न क्या था? क्योंकि सीसेट थोड़ा सा ईजी था, यानी कंपेरेटिवली। लेकिन हो सकता है यार इस साल और ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाए, समझ रहे हो। और प्लस सीधी सी बात है भाई, राइट डायरेक्शन ज़्यादा जरूरी होती है रेदर देन स्पीड। कि आप कितनी स्पीड से भाग रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे आप थोड़ा काम करो, बट वो राइट डायरेक्शन के साथ करोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडमिशन स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मोस्टली इंग्लिश में रहेगा ताकि आप लोग अच्छे से चीज़ों को जान पाओ। और इससे अलग एक पीवाईक्यू कोर्स भी है, सिर्फ पीवाईक्यू है इसमें और कुछ नहीं मिलेगा आपको। 25 ईयर्स के पीवाईक्यू एनालिसिस 2000 से लेकर 2016 सब्जेक्ट वाइज है। उसके बाद 2017 से 2024 जो विकास सर कराएंगे आपके ईयर वाइज, 2017, 2018, 2019, 2020, तो वो सारी। इसमें कोई मेंटरशिप इंक्लूड नहीं है। इसकी फीस है 2000 और इसकी फीस है 2499। अकॉर्डिंग टू मी यू शुड गो फॉर दिस वन। ओके, सो लेट स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। सबसे पहला हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रीएम्बल से। अब प्रीएम्बल एग्जैक्टली है क्या, क्या नहीं है, वो देख लेते हैं। देखो, जब भारत आज़ाद हुआ ना, तो उसके बाद क्या थी भाई सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज, कि हमको ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। राइट, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, तो किस बेसिस पे बनाना था, तो क्या आइडियाज़ हो गए, क्या एस्पिरेशन हो गए, उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था। कौन सी डेट को पास किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया। उसके बाद, और ये तो हमने बता दिया कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना इसके बेसिस पे बनना चाहिए। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, हमने इसी को मॉडिफाई करके इसको बेसिकली प्रीएम्बल के रूप में एडॉप्ट किया। प्रीएम्बल के रूप में तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन से पहले अडॉप्ट किया गया या बाद में, मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट होने के, तो भाई बाद में किया गया था, ऑब्वियस सी बात है। पहला क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद प्रीएम्बल होता क्या है?
प्रियम्बल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से बेसिक समरी है, मतलब कि एग्जैक्टली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात किस चीज़ के बारे में करता है। और ट्रस्ट मी ये प्रियम्बल जो है ना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि सोर्स ऑफ पावर कौन है, वी। उसके बाद हैविंग सोलेमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू किस किस में, सोवरन, यानी कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। सोशलिस्ट, यानी कि हम उन लोगों का भी ध्यान रखते हैं जो कि खुद अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ चीज़ें। एग्जाम्पल के तौर पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है, समझ रहे हो, मतलब जो सब्सिडाइज ग्रेन दिया जा रहा है, राइट। सेक्युलर, यानी कि हमारा कोई ऑफिशियल एक तरह से कोई रिलीजन नहीं है, ओके हम सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करते हैं। डेमोक्रेटिक, यानी कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं ना वो चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव की रूल कौन करेगा। रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब कि जो हेड ऑफ स्टेट है ना वो हमारा इलेक्टेड है, ओके हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड है, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो वो फर्क नहीं पड़ता, बट हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड है। मोनार्की नहीं है कि मतलब कि जैसे ब्रिटेन में थी काइंड ऑफ, ओके। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, क्या सिक्योर करें भाई, सबसे पहले हम लोग सिक्योर करें जस्टिस। अब जस्टिस का मतलब क्या होता है भाई, हम तुमको क्या कर रहे हैं, जस्टिस दे रहे हैं। अब जस्टिस भी कितनी तरह का, सोशल, 3 तरह का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। तो आपको याद रखना कितनी तरह का जस्टिस है, 3 तरह का। लिबर्टी, किस चीज़ की लिबर्टी, आज़ादी, यानी कि आज़ादी किस चीज़ की, सोचने की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, कितनी तरह की है, 5 तरह की। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती क्या है, जैसे रिजर्वेशन वगैरह ना हमारे यहाँ पे, वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को ही एक तरह से बताता है, ओके। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, कैसे बढ़ता है भाईचारा, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है ना, हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि आप भारत के किसी भी कोने में जाओ वहाँ पे आपको सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलेगी, यानी कि वो भारत के नागरिक है सिर्फ, अंडरस्टूड। एंड और एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, जो ये वर्ड है ना यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये बाद में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26th डे, ये आपका यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन्होंने सिंपल सा पूछा जो ये प्रियम्बल के एंड में कौन सी डेट मेंशन है, 26 जनवरी या 26 नवंबर 1900, ये ऐसे पूछा था। तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 मेंशन है, ना कि 26 जनवरी 1950। आई होप दिस इज क्लियर गाइज, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वल। जस्टिस हमने कहाँ से लिया है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे हमने जस्टिस वाला कंसेप्ट कहाँ से लिया, ठीक है। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये चीज़ें हम लोगों ने लिया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कहाँ से, फ्रेंच से, जैसे बोलते हैं ना लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, वो बोलते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद जस्टिस, जस्टिस कहाँ से लिया आप एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़े, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो पहला ऐसा देश था जो प्रियम्बल से स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैंने बता दिया एग्जैक्टली था क्या, कब पास किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। और इसको एडॉप्ट कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, 22 जनवरी 1947 को, अंडरस्टूड। प्रियम्बल को आज तक अमेंड किया गया, बिल्कुल किया गया सर, कितनी बार किया गया है, ओनली वंस, आज तक एक ही बार अमेंड किया गया है, कब, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंडर, जहां पे 3 वर्ड ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये हम लोग देख चुके हैं इनके मतलब क्या होते हैं। अब जो बेसिक फिलोसफी है ना प्रियम्बल की, उसमें भाई पॉलिटिकल, मोरल, रिलीजियस, ये सारी वैल्यूज़ है एक तरह से, क्योंकि ये बता रहा पॉलिटिकल, रिपब्लिक भी है, डेमोक्रेटिक भी है, मोरल भी बता रहा है, फ्रेटर्निटी और ये सारी चीज़ें, रिलीजियस भी बता रहा है कि सेक्युलर है, राइट। नाउ आपको एक बात और याद रखनी है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, प्रियम्बल ना तो किसी को पावर देता है ना ही किसी से पावर छीनता है। तो ये याद रखना है कि प्रियम्बल इज नेदर ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, ना ही ये मतलब कि किसी पावर लेता है, नोर ए प्रोहिबिशन ऑन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, ये आपको याद रखना है। क्या प्रियम्बल जस्टिशिएबल है, नॉन जस्टिशिएबल है? जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल क्या होता है, मतलब कि कोई ना माने समथिंग लाइक दैट, तो आप कोर्ट में जा सकते हो, ऐसा नहीं है। प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है इन कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन इसमें एक चीज हो रहा है, देखो प्रियम्बल वैसे तो नॉन जस्टिशिएबल है, लेकिन लेट्स से प्रियम्बल प्लस और कोई, लेट्स से फंडामेंटल हो गया और कोई कानून हो गया, आप उसको वायलेट कर रहे हो तो उस सिनेरियो में जस्टिशिएबल बन जाता है। प्रियम्बल प्लस में अदर कंपोनेंट होना चाहिए, और ये आपका PYQ है 2023 का यूपीएससी का, अंडरस्टूड। नाउ इनेक्टमेंट, प्रियम्बल को इनेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा
आफ्टर रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब इनेक्ट कर लिया गया था, यह भी हम लोगों ने देखा, राइट। सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक देख चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जस्टिस हमने कहाँ से लिया? रशिया से। अभी मैंने आपसे ऊपर पूछा था लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रांस से। और डेट कौन सी मेंशन है? 26 नवंबर 1949। अंडरस्टूड। अब सिग्निफिकेंस क्या भाई? इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी है। एन के पालकी वाला ने इसको बोला था आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये की है टू द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। समरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, और ये जुडिशरी को भी हेल्प करता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ को डिसाइड करे। मतलब जब जुडिशरी को ऐसा लगता है ना, थोड़ा सा एम्बिग्यूटी रहती है, तो प्रियम्बल को रेफर कर सकते हैं। अंडरस्टूड। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई ये फाउंडेशन कोर्स तो है नहीं, बट फिर भी मैंने सिर्फ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे चीज़ें दे चुका हूँ। सोवरन का मैं मतलब समझा चुका हूँ, सोशलिस्ट का मतलब मैं बता चुका हूँ, सेक्युलर का मतलब बता चुका हूँ मैं, राइट, डेमोक्रेटिक का भी। उसके बाद है रिपब्लिक। रिपब्लिक में बस एक दो तीन चीज़ें याद रखना। सबसे पहला, यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है ना, वो एक मोनार्की में हेड ऑफ स्टेट हेरिडेटरी पोजीशन होल्ड करता है, मतलब राजा का बेटा राजा, समथिंग लाइक दैट, उस तरह से। लेकिन रिपब्लिक में जो हेड ऑफ स्टेट होता है ना, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है फिक्स टर्म के लिए। जैसे यूएसए हो गया, इंडिया हो गया। इंडिया में इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं, है नहीं? कैसे होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन? आप लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट डालते हो, एमएलए एमपी को चुनते हो, वो हमारे एमएलए एमपी प्रेसिडेंट को चुनते हैं, राइट। हेड ऑफ स्टेट हो गया प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गया बेसिकली पीएम। अंडरस्टूड। इंडिया के पास इलेक्टेड हेड है प्रेसिडेंट, अभी बता ही दिया, राइट। 5 साल के लिए वो किया जाता है। उसके बाद जस्टिस, तीनों तरह के जस्टिस हम लोग देख चुके हैं। आपको याद रखना है, अगर सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को कंबाइन करें तो वो होता है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। आप मुझे इसका ना कमेंट सेक्शन में मतलब बताना, अगली वीडियो में इसका मतलब बताऊँ अगर आप लोगों को नहीं आया तो। मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? अंडरस्टूड। नाउ लिबर्टी। अब ये भी, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली यूपीएससी में। लिबर्टी का सिंपल सा मतलब है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटी, कि आप जो कर रहे हो ना उस पर कोई एब्सेंस नहीं है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। अंडरस्टूड। एंड अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं फॉर पर्सनल डेवलपमेंट की, ताकि आप फुली तरह से डेवलप हो सको। लेकिन एक और चीज़ है, जॉन लॉक ने एक बात बोली थी, वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। दिस इज ऑल्सो योर PYQ। सो ये भी PYQ है, ये भी PYQ है। यानी कि जहाँ पे कोई कानून नहीं है वहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है। इमेजिन ए सिनेरियो, लेट्स से किसी ने किसी का खून कर दिया। इमेजिन ए सिनेरियो, ऐसा कोई कानून ही नहीं होता कि कोई किसी का खून करेगा तो उसको जेल में भेजा जाएगा। लेट्स से ऐसा कोई कानून ही नहीं है भाई, जिसको जो मन करता वो किसी का भी खून कर देता। फिर ऐसे ही होता ना, है नहीं? तुम भी फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तुम रोड पे निकलोगे तुम्हें पता लगेगा कोई भी किसी का खून कर देगा। क्यों नहीं करे लोग? क्योंकि यहाँ पे कानून है। तो मैं बोल सकता हूँ ये, इफ देर इज नो लॉ देर इज नो फ्रीडम। कैन आई से दैट? एग्जैक्टली। एंड ये आपका PYQ है यूपीएससी का, ये वाला भी PYQ है। इक्वालिटी बता चुके हैं, फ्रेटर्निटी भाईचारा, ठीक है। आई होप गाइस दिस इज क्लियर। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहला आता है आपका रिफरेंडम। रिफरेंडम का मतलब क्या होता है? एक प्रोसीजर होता है जहां पे एक प्रपोज्ड लेजिस्लेशन को जो इलेक्टोरेट है ना, जो यानी कि वोट डालते हैं, उनके पास भेजा जाता है कि आप लोग डिसाइड कीजिए वोट के थ्रू कि इसका क्या किया जाए। एक कानून लेके आया गया है, इस कानून का क्या किया जाए, समझ रहे हो? पास किया जाए ना। तो एक प्रपोज लेजिस्लेशन है जिसको रेफर किया जाता है इलेक्टोरेट को फॉर सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्ट वोट। इनिशिएटिव क्या होता है? यहाँ पे ये होता है कि लोग जो है ना वो डायरेक्टली आके बोल सकते हैं कि ऐसा बिल आना चाहिए, ये प्रपोज कर सकते हैं। रिकॉल क्या होता है भाई? रिकॉल का मतलब होता है, लेट्स से तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई MLA आया, MP आया, वो बोला हमें वोट दो, हम ये काम कराएंगे। 2-2.5 साल हो गए, कुछ काम नहीं हुआ। तो अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे लेट्स से राइट टू रिकॉल है, तो वहाँ पे क्या करोगे आप वोटर्स जो है वो रिमूव कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है, उसकी एक्सपायरी से पहले। एक्सपायरी यानी कि लेट्स से 5 साल का टेन्योर था, 2 साल हो गए भाई काम नहीं किया, तो तुम्हें लग रहा है ये आगे भी नहीं करेगा, तुम उसको हटा सकते हो। दिस इज कॉल्ड रिकॉल। नेक्स्ट है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट क्या है भाई? कुछ पब्लिक इंपॉर्टेंस का इश्यू है ना, तो उस पर लोगों का ओपिनियन लेना कि आप लोग क्या सोचते हो। अंडरस्टूड। ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। ओके। राइट टू रिकॉल काफ़ी बार बोला जाता है इंडिया में कि भाई होना चाहिए एंड ऑल दैट, राइट। तो ये सारी चीज़ें, आई होप गाइज ये आपको ना काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन है ये, इसका आंसर दे सकते हो? अगर आप लोग ने इसका आंसर दे दिया तो यानी कि आप अच्छे से समझ चुके हो। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन है ये। इन तीनों क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर दो, ठीक है। जिसका आंसर सही रहेगा मैं उसको हार्ट, मतलब कि वो जो सिंबल होता है ना यूट्यूब में, मैं वो दूंगा ताकि बाकियों को पता लग सके कि क्या कौन सा आंसर ठीक है, कौन सा गलत है। ये थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ऑलरेडी टेलिंग यू। तो एक बार ना आप इनको सोल्व करके देखो। वैसे तो ईजी है, एडवांस तो खैर कुछ नहीं है, काफ़ी ईजी है। ओके चलो, अब हम लोग इसी चैप्टर में एक बार ना DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कर लेते हैं। नाउ
क्योंकि फंडामेंटल राइट के लिए एक अलग से पूरा चैप्टर आएगा। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है, 1975 यानी कि जब भारत में इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि यार लोगों के अधिकार तो है, हमने राइट तो दे रखे हैं, लेकिन लोगों की कुछ ड्यूटी भी होनी चाहिए। सीधी सी बात है, राइट। तो उस टाइम पे स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। तो पहला ही क्वेश्चन बनता है किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, स्वर्ण सिंह। पहला क्वेश्चन ये हो गया। ओके सर, कब ऐड किया गया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट थे, ड्यूटी नहीं थे। फंडामेंटल राइट आपका अधिकार है, फंडामेंटल ड्यूटी आपका कर्तव्य है। ओके, तो ये ऐड किया गया 42 1976 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 51A, इसके अंडर ABCD ऐसे करके, राइट। नाउ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमने एक और FD ऐड की थी, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। ओरिजिनली जो हमने फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी ना वो थी 10, बाद में एक और ऐड कर दी गई 86 के द्वारा। तो क्या हो गया भाई, तो हमारी टोटल हो गई 11 फंडामेंटल ड्यूटी। आज के टाइम पे कितने, 11। लेट्स से हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, कोई उनको ना माने तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हो, बिल्कुल नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये जस्टिशिएबल नहीं है इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये भी आपको याद रखना है, इन्फोर्सेबल वगैरह नहीं है। ओके, नाउ हमने कहाँ से लिया फंडामेंटल ड्यूटी, हमने जो इंस्पिरेशन लिया वो लिया USSR से। ओके, लेकिन ये याद रखना जैसे जर्मनी, USA, वहाँ पे कोई लिस्ट नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी की। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। जनरली क्या होता है ना कि जब कोई समाज ज़्यादा सभ्य होने लगता है ना, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है एंड ऑल दैट, तो जो नागरिक होते हैं ना वहाँ के नागरिक जो है ना वहाँ की जानने लग जाते हैं कि व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी नॉट डू, राइट। लेकिन जब एक डेमोक्रेसी होती है जो मेच्योर मतलब कि इमेच्योर फेज में होती है, मतलब कि वो चल रही होती है, कोई लेट्स से आज को कोई कंट्री है वो डेमोक्रेसी अडॉप्ट करे तो वो गलतियां करेगा ना, सीधी सी बात है ना, वो गलतियां करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो वही वाली चीज़ है। नाउ जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी लॉ की मतलब कि लिस्ट है, सिटीजन की ड्यूटीज़ है कि आपको ये करना हो। इवन जापान में क्या है ना, वहाँ पे स्कूलों में पियन होते ही नहीं है, जापान में स्कूलों में पियन होते ही नहीं है। वहाँ के जो बच्चे होते हैं ना वो खुद ही स्कूल मतलब कि क्लासरूम हो गया, टॉयलेट्स हो गया, ये सारी चीज़ें वो खुद ही वो करते हैं। भारत में गड़बड़ क्या है ना, भारत में जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा वो शॉर्ट्स वायरल हो रही है यार, वो ट्रेन तोड़ दिया, बताओ हैं, मतलब कि उनको ट्रेन में जगह नहीं मिल रही तो उन्होंने ट्रेन के कांच तोड़ दिए, वो सारी चीज़ें। लोग अपनी ड्यूटी समझ ही नहीं रहे, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, समझ रहे हो। अब लेट से आप बोलोगे सर उन्होंने ट्रेन व्रेन तोड़ दी, ये सब कर दिया तो उनको ऐसे सजा नहीं मिलेगी। मैं तुमको सिंपल सी बात बताता हूँ, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने तुमको ये बताया था कि ये नॉन जस्टिशिएबल है, इन्फोर्सेबल नहीं, यानी कि कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन भाई उनसे अलग ना और कानून होंगे, उनसे अलग ना और कोई कानून होगा जिसके अंडर तुमको डाल देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे IPC होगी, जैसे भारतीय न्याय संहिता हो गया, ठीक है, और ये सब हो गए, तो उनके अंदर कोई ना कोई तो कानून होगा कि आप अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपको जेल हो जाएगी। तो वो उनके अंडर डालेगा, वो बोलेगी नहीं कि तुमने फंडामेंटल ड्यूटी वायलेट किया इसलिए उठाया तुम्हें, वो सिंपल सा बोलेंगे आपने ये कानून वायलेट किया है। तो जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटी है ना, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई कानून बना हुआ है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एग्जाम्पल है कि रिस्पेक्ट करना है आइडल्स को, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को। कोई नेशनल एंथम का अनादर करेगा, नेशनल फ्लैग का अनादर करेगा तो क्या उसको मतलब कि वो नहीं, पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। वो दूसरे एक्ट के अंडर मिलेगी, जो नेशनल फ्लैग एक्ट वो सब है, ये रहा नेशनल ऑनर एक्ट 1971। अगर तुम डिसरिस्पेक्ट शो करते हो कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, तो भाई तुम्हें मिलेगी सजा इस एक्ट के अंडर, जो भी पनिशमेंट होगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, होगा, लेकिन तुम्हें ये बोलेगी नहीं फंडामेंटल ड्यूटी के अंडर उठा रहे हैं, वो तुम्हें किसी और चीज़ के अंडर उठा लेंगे। सिंपल है ना। उसके बाद स्टार्टिंग में क्या हुआ था ना, स्टार्टिंग में 8 मतलब खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी ड्यूटी थी, कितनी नहीं थी, बस इतना याद रखना। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में थी ना वो मतलब ओरिजिनली तो थी नहीं फंडामेंटल ड्यूटी, 42 के थ्रू 10 ऐड की गई, बाद में एक और ऐड की गई 86 के थ्रू, टोटल होगी 11, ठीक है। नाउ इस कुछ ऐसी फंडामेंटल ड्यूटी थी जो कि सजेस्ट की गई थी पर उनको मतलब कि इंप्लीमेंट नहीं किया गया, उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। जैसे अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मानता तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। मतलब कि अगर कोई नहीं मानता उसको ऐसा कोई पनिशमेंट फंडामेंटल ड्यूटी के अंडर नहीं मिलती, लेकिन उनको पर्टिकुलर लॉ जो है ना उनके अंडर मिल जाती है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी मतलब कि जो लॉ नॉट डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर अब्रीजिंग फंडामेंटल राइट और इन्फ्रिंजिंग ऑन अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि आप लोगों को ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते अगर फंडामेंटल राइट को वो कर रहे हो तो, ठीक है। इसमें आपको नेक्स्ट जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जो टैक्स देने है ना, ड्यूटी टू पे टैक्सेस या फिर वोट देने का
ये सारी आपकी कोई फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड नहीं किया गया है, तो भी आपको याद रखना है। वोट और टैक्सेस का जरूर याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ अब कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये आप लोग वैसे पढ़ चुके होंगे अपने बेसिक में, बट एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहला हो गया अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट करना है नेशनल फ्लैग एंथम। उसके बाद इंस्पायर्ड मतलब कि चेरिश करना नोबल आइडल्स को, जिनको इंस्पायर किया गया था नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम्स के द्वारा। प्रोटेक्ट करना सोनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को, डिफेंड करना कंट्री को, एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू, यानी कि जब भी देश को आपकी जरूरत हो तो आपको नेशनल सर्विस प्रोवाइड करनी है। स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड है कि हमें वो सारी प्रैक्टिसेस को रिनाउंस करना है जो वुमेन की डिग्निटी के लिए मतलब कि सही नहीं है। अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है। मतलब ऐसा ना हो कि हम साइंटिस्ट तो मतलब कि साइंस के चक्कर में हम बहुत ही आगे निकल जाए। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप लोग हॉलीवुड मूवी देखते होगे, वो कोई भी अजीब सा वायरस बना दे रहा है, तो वो साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, समझो, वो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप ही नहीं हुआ उनका, वो मिसयूज़ करे चीज़ों का। उसके बाद पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है। क्यों करना है भाई? अभी देखा होगा ना आप लोगों ने, वो पूरी ट्रेन को ही तोड़ दिया, बताओ भाई, मतलब कि पब्लिक प्रॉपर्टी को आप लोग नुकसान पहुंचा रहे हो एट द एंड, है नहीं? और फिर बाद में क्या होगा, क्या होगा बाद में बताओ आप लोग? आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे तो क्या ही हो सकता है। उसके बाद स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी फॉर हायर लेवल ऑफ इंडेवर एंड अचीवमेंट, मतलब कि आपको एक्सीलेंस को अचीव करना है हर एक स्फेयर में, काइंड ऑफ दैट थिंग। ये वाली जो ड्यूटी है ना, ये इसको बाद में ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के अंदर। यहाँ पे बात की गई है कि जो पेरेंट्स है ना, वो अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, फंडामेंटल ड्यूटी क्लियर। अब क्वेश्चन आएगा वर्मा कमिटी इज एसोसिएटेड विद, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या है, वर्मा कमेटी एसोसिएटेड विद फंडामेंटल ड्यूटी। इन्होंने सिंपल सी एक ऑब्जर्वेशन की कि आप फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब कि लेट से आप नहीं फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप उनका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो चीज़ों की एंड ऑल दैट, तो ऐसा नहीं है कि आपको जेल में नहीं, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, बिल्कुल बनेगा भाई, लेकिन वो पर्टिकुलर एक्ट के अंडर, मतलब कि जो एक्ट बनाए गए ना, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट ना करो, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, तो क्या है ये, अगर आप नहीं करोगे इनकी रिस्पेक्ट वगैरह, इनको डिसरिस्पेक्ट शो करोगे, तो आपको नेशनल ऑनर एक्ट के अंडर उठा लिया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, अगर आप कास्ट रिलीजन इनसे रिलेटेड कोई ऑफेंस करते हो तो इसके अंडर, इस एक्ट के अंडर। ऐसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, अगर आप मतलब ट्रेड करते हो रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज में, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हो, वो सारी चीज़ें। आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल सा क्या याद रखना है, वर्मा कमिटी इज एसोसिएटेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, कि भाई कुछ पर्टिकुलर एक्ट है, अगर आपको मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटी चाहे इन्फोर्सेबल नहीं है एज ऑफ नाउ, आप जस्टिसेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो भी आपको सजा मिलेगी एज पर द पर्टिकुलर लॉज। नेक्स्ट है हमारा डीपीएसपी। वैसे पहले डीपीएसपी पढ़ाना था, पर ठीक है। उसके बाद डीपीएसपी क्या होता है भाई, जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था ना, कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे डिबेट चल रही थी। क्या डिबेट चल रही थी कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें अडॉप्ट करने हैं, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। तो उस टाइम पे ये बोला गया, चलो हम एक अलग से लिस्ट बना देते हैं, और जब भी स्टेट के पास रिसोर्सेज हो गए ना, तो वो इन लिस्ट को क्या करेगा, इन लिस्ट को भाई अपनी जब भी पॉलिसी बनाएगा ना स्टेट के लिए या नेशनल लेवल के लिए, तो इनको इम्प्लीमेंट करेगा। सिंपल सी चीज़ ये थी डीपीएसपी। अब डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, पहली बात तो ये नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है, मतलब लेट से लिखा हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड या बहुत सारा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। अगर आप वो नहीं मान रहा, स्टेट नहीं मान रहा, तो ऐसा थोड़ी ना आप कोर्ट में चले जाओगे स्टेट के खिलाफ, नहीं जा सकते भाई। स्टेट के पास हो सकता है ना इनफ रिसोर्सेज ना हो उन चीज़ों के लिए, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, इसमें वो वाले आइडल्स है जो कि स्टेट को फॉलो करने चाहिए और अपने माइंड में रखने चाहिए जब भी वो कोई पॉलिसी या कोई कानून बनाए कंट्री के लिए। डीपीएसपी एक तरह से रिजेंबल करते हैं, मतलब कि मिलते जुलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, एक कुछ ना, मतलब कि क्या होता था ना, गवर्नर को कुछ इंस्ट्रक्शन इशू की जाती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर। तो डीपीएसपी भी उसी तरह के कुछ इंस्ट्रक्शंस है किसको, स्टेट को, कि जब भी आप स्टेट में कोई पॉलिसी बनाए तो प्लीज़ इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखें, ठीक है, और इनको मतलब अपने उसमें कॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट कहाँ पे मेंशन है, ये हमारे डीपीएसपी में मेंशन है, तो ये भी आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर गाइस? नाउ अब अगर आप लोग देखोगे डीपीएसपी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ है हमारा सोशलिस्ट, कुछ है हमारा
बेसिकली गांधीयन, फिर है लिबरल। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया? सबसे पहले तो आपको याद रखना है, ये जितना भी ये सब किया गया है ना, दिस इज़ नॉट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। पहली चीज़ तो ये है, ये स्कॉलर्स ने डिफाइन किया है, ठीक है। अब जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल में क्या आ जाएगा? सबसे पहला आर्टिकल 38, जहाँ पे बात की जा रही है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को प्रमोट करने की, आपका PYQ है। उसके बाद आर्टिकल 39 क्या बात करता है? राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। राइट टू लाइवलीहुड इज योर फंडामेंटल राइट। कौन से उसमें बोला गया केस में? कौन से केस में बोला गया? ओल्गा तेलिस, याद होगा, राइट। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। मतलब कि ऐसा ना भाई कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाए कि एक ही के पास सारी, भाई आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो चीज़ों को, ठीक है। प्रिवेंट करो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। जैसे आप लोग पढ़ते होगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है ना, वो दिखाता ना जेंडर पे गैप कितना इंडिया में, कितना नहीं है, वो सारी चीज़ें। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट पॉसिबल एब्यूज़। मतलब कि आप उनसे उतना ही काम कराओ जितना उनकी स्ट्रेंथ अलाउ करे। नेक्स्ट, चाइल्ड की हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को एग्जाम के लिए याद रखनी है। भाई DPSP फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट याद होने चाहिए। लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल 39A ये बात करता है इक्वल जस्टिस को प्रमोट करने की और फ्री लीगल एड देने की, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको सरकार के द्वारा वकील मुहैया कराया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 41 क्या बात करता है? आर्टिकल 41 बात करता है राइट टू वर्क की, कि काम करने का अधिकार है, ठीक है। मतलब कि होना चाहिए, सिक्योर करो काम करने का वो। टू एजुकेशन की, पब्लिक असिस्टेंस की, अगर अनएम्प्लॉयड हो, ओल्ड एज हो, सिक हो और डिसेबल्ड, ठीक है, तो इन चीज़ों में आपको सिक्योर करने चाहिए आपकी ये राइट्स। आर्टिकल 42 बात करता है वर्क के लिए जस्ट और ह्यूमन कंडीशन हो, जहाँ पे आप काम कर सको, और मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। 43 बात करता है एक लिविंग वेज की, ठीक है, जिससे आप एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी सको। 43 ये बात करता है कि जो इंडस्ट्री का मैनेजमेंट है उसमें वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। 47 बात करता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल उसको इम्प्रूव करो, उनका न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज़ करो, और पब्लिक हेल्थ को वो बढ़ाओ। अगर आप लोग आज के टाइम पे देखोगे, आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि हम अपनी GDP का कितना परसेंटेज खर्च करते हैं पब्लिक हेल्थ पे, ठीक है, आपको मुझे बताना ही है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा गांधीयन प्रिंसिपल। अब गांधीयन प्रिंसिपल में बात की गई है, सबसे पहले विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 40 सबसे पहला ये हो गया। 43 में क्या हो गया, जो गांधीयन प्रिंसिपल को दिखाता है कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करो। 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटी की फंक्शनिंग कैसे की जाएगी। 46 में कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करो SC ST और वीकर सेक्शन के, जैसे EWS रिजर्वेशन वगैरह, वो सारे इसी के कॉन्टेक्स्ट में दिए गए हैं। 47 क्या है कि प्रोहिबिट करो कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स, ठीक है, मतलब कि उनका ऐसे यूज़ ना हो। 48 क्या भाई, जो स्लोटर ऑफ काउ है और जो गाय का बच्चा होता है उन सबको ऐसे नहीं मतलब कि उनको प्रोहिबिट करो, ठीक है, स्लोटरिंग, कैसे उनको मारा ना जाए इस तरह से, क्योंकि हमारे धर्म में, मतलब हिंदू धर्म में तो उनको पूजा जाता है नहीं, उस तरह की चीज़ें भी है। और प्लस में एक तरह से मतलब कि नॉट इवन दिस, कोई भी एनिमल को ऐसे स्लोटरिंग ना करे, ठीक है। नाउ लिबरल प्रिंसिपल में क्या आ जाएगा, सबसे पहला आर्टिकल 44, इसमें बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब 1 मिनट में मैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड समझा देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे 3 धर्मों के लोग हैं, ये है हिंदू, ये है सिख, ठीक है, नहीं हिंदू, ये है क्रिश्चियन और ये है मुस्लिम, ठीक है, 3 धर्म है, हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम। इन तीनों ने एक मर्डर किया। जब इनको कोर्ट में लेके जाया गया तो इन पे कौन से एक्ट के अंडर जो है वो मतलब कि केस चलेगा, ट्रायल चलेगा? भाई भारतीय न्याय संहिता और ये सारी जो 3 कानून है उनके खिलाफ चलेगा। अब ये जो ये कानून है ना तो ये हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, ना ही क्रिश्चियन से, ना ही मुस्लिम से। यानी कि जब क्रिमिनल मैटर की बात आई तो हमारे पास ना सेक्युलर लॉज है, यानी कि यूनिफॉर्म लॉज है। लेकिन लेट्स से एक हिंदू, एक क्रिश्चियन, एक मुस्लिम जब शादी करते हैं तो सबके अपने अपने कानून है, एडॉप्शन करते हैं सबके अपने अपने कानून है। तो ये बोले कि क्रिमिनल में जैसे यूनिफॉर्मिटी है ना, तो ऐसे सिविल्स में भी यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। नाउ आर्टिकल 45 बात करता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर देनी है 6 साल से पहले। आर्टिकल 48 बात करता है कि एग्रीकल्चर को, एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न साइंटिफिक लाइन पर ऑर्गेनाइज करना है। आर्टिकल 48A बात करता है कि हमें प्रोटेक्ट करना, इंप्रूव करना है एनवायरनमेंट को, सेफगार्ड करना फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। आर्टिकल 49 बात करता है हमें मोनूमेंट को प्रोटेक्ट करना है,
ओके तो वो सारी चीज़ों की बात करता है। आर्टिकल 50 कि हमें जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, और ये आपका है PYQ। तो हमें आर्टिकल 51 बात करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, ये आपका PYQ। तो ये आपके दोनों के दोनों PYQ, तो आपको याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। पहला ही क्वेश्चन बनेगा, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है? ये सेग्रीगेशन नॉट एट ऑल, ये स्कॉलर्स ने अपने बेसिस पे किया, अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पे। अब इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए भाई DPSP में, तो यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा PYQ पूछे गए हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट, क्या ओरिजिनली था DPSP? बिल्कुल था ओरिजिनली DPSP। कौन से पार्ट में था? पार्ट 4 में था सर। ओके, कौन से कौन से आर्टिकल के बीच में? आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में। उसके बाद 51A क्या है? ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। सबसे पहला आता है आर्टिकल 39, इसमें क्या भाई? सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 39A फ्री लीगल एड टू पुअर। 43A कि वर्कर का पार्टिसिपेशन इंश्योर करो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में। 48A एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, इंप्रूव करो, वो सारी चीज़ें। उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भी एक चेंज किया गया अंडर आर्टिकल 38 कि भाई इनइक्वालिटी को कम करो, इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो। उसके बाद 86 था, 86 में 45 था। इसमें क्या था? आज के टाइम पे जो आपका आर्टिकल 21A है ना, ओरिजिनली वो 45 था, लेकिन हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि DPSP वो थे कि जब भी स्टेट के पास रिसोर्सेज होंगे ना, तो उनको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। स्टेट को लगा यार एजुकेशन, अब हमारे पास रिसोर्सेज है कि हम फ्री एजुकेशन दे सकते हैं 6 से 14, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चे को। तो इसीलिए क्या किया गया, अब उसको फंडामेंटल राइट बना दिया 21A के अंडर। अब आर्टिकल 45 खाली हो गया, तो उसकी जगह डाल दिया अर्ली चाइल्डहुड के 6 साल से पहले। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें 43B यहाँ पे बोला गया कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजमेंट से रिलेटेड। अंडरस्टूड। तो ये था गाइस आपका जनरली DPSP। अब डिस्प्यूट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो डिस्प्यूट था वो था चंपकम दुराई राजन केस। इसमें यह बोला गया फंडामेंटल राइट वुड प्रिवेल ओवर DPSP इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है ना DPSP और फंडामेंटल राइट के बीच में, तो फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा, ये ज़्यादा सुपीरियर है। लेकिन लेजिस्लेचर जो है वो फंडामेंटल राइट वो अमेंड कर सकता है अगर उसको कोई DPSP को इंप्लीमेंट करना है तो। उसके बाद गोलकनाथ केस में क्या बोला कि फंडामेंटल राइट तो भाई सैक्रोसेंट है, इनको आप अमेंड नहीं कर सकते DPSP को इंप्लीमेंट करने के लिए। केशवानंद भारती केस में बोला आर्टिकल 31C जो है ना, वो ब्लैंकेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है उन कानून को जो कि DPSP को गिविंग अफेक्ट टू DPSP वाज डीम्ड नल एंड वॉइड। ओके, देखो एक ना डिबेट है आपके प्रीलिम्स के लिए, आई डोंट थिंक सो दिस इज नेसेसरी। आर्टिकल 39B, C, 31, 19, ये एक पूरी डिबेट है। अब इसमें जाऊँगा तो यार आधा घंटा तो उसी में चला जाएगा। रेलेवेंट है? रेलेवेंट नहीं है, प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, तो छोड़ सकते हो। पढ़ना चाहो तो आप गूगल करके बार पढ़ सकते हो इसके बारे में भी, ठीक है। नो, मिनर्वा मिल केस में बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP, यानी कि अपना बैलेंस बना के चलो दोनों के बीच में। प्रेजेंट पोजीशन ये है कि फंडामेंटल राइट जो है ना सुप्रीमेसी एंजॉय करते हैं DPSP पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि DPSP को आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसके लिए लेजिस्लेचर जो है वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। अंडरस्टूड? आई होप दिस इज क्लियर। अब फंडामेंटल राइट और DPSP में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग करेंगे जब हम लोग फंडामेंटल राइट अच्छे से पढ़ लेंगे। अंडरस्टूड? तो गाइस आज वाले लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। बेसिकली आपका ना रैपिड रिवीजन सीरीज है एक तरह से देखें तो, जहाँ पे ना मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें करूँगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है भाई, DPSP कहाँ से लिया गया? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, DPSP हमने कहाँ से एडोप्ट किया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अंडरस्टूड? और आप ये कोर्स वगैरह आप देख सकते हो ऐप पे जाके, और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।